हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समांतर क्रम सेलों के समांतर क्रम संयोजन पे बात की थी और मैंने बताया था आपको कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन जबकि जो सेल दिए हों उनका ईएमएफ क्या हो समान हो और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्या हो समान हो। आज हम लोग बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की ही, मगर कब? जब सेल के ईएमएफ अर्थात आंतरिक प्रतिरोध क्या हो और ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो भिन्न भिन्न हो। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि 3 सेल मैंने बना रखे हैं। 3 इसलिए लिए, ज़्यादा बना नहीं सकते, बाद में n सेलों के लिए हम इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रथम सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है, दूसरे का E2 है और तीसरे वाले का ईएमएफ कितना है? E3। ऐसे अगर आगे लेंगे तो E4 E5 और Nवा होगा तो En हो जाएगा और इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होते चले जाएंगे। ये जो प्रथम सेल से प्राप्त आपकी धारा है वो I1 है, द्वितीय सेल से प्राप्त धारा I2 और तृतीय सेल से प्राप्त धारा I3 है। अब यहाँ पे जरा किरचॉफ के नियमों का उपयोग होना है। किरचॉफ के नियम हमें इसके बाद पढ़ने हैं, मगर इस टॉपिक में उनका उपयोग हो रहा है तो मैं आपको बता दूं किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम ये दिया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त बीजगणितीय धाराओं का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है? शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल क्या होता है? 0। और एक उन्होंने बंद पास का नियम दिया था। बंद पास के नियम में उन्होंने ये बताया था कि जैसे एक छोटी सी बात, ये आपका कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है और इसके साथ में आपका ये कोई एक प्रतिरोध और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं कितना है? स्मॉल r है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया था, ये कैपिटल R है और यहाँ से मान लेते हैं कि धारा I आपकी क्या होती है? प्रदर्शित होती है। तो उन्होंने बताया था कि बंद पास में जो सेल का विद्युत वाहक बल E होता है उसका मान सदैव इस सेल और प्रतिरोध, सेल से प्राप्त धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, तो I का गुणा R में होगा तो IR और फिर यही I जाके इसमें स्मॉल r में गुणा होगा तो I इंटू स्मॉल r। तो धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग सदैव इस परिपथ के विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसे हम लोग सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR, ये या I बाहर लेके सिग्मा R आप लिख सकते हैं। इस नियम का उपयोग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों नियमों को। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि ये I1, I2 और I3 इस संधि A पर मिल रही हैं और मिलने के बाद ये तीनों धारा यहाँ पे मिल के यहाँ पे आती है तो ये I बन जाती है। इसका मतलब ये जो धारा I है वो I1, I2 और I3 का क्या है? योग है। तो इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि मान लेते हैं कि 3 सेल लें जिनके ईएमएफ E1, E2, E3 हैं और इनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। इनसे प्राप्त धाराएं I1, I2 और I3 हैं। अब यदि परिपथ की कुल धारा कितनी है? I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम किरचॉफ के बंद पास के नियम से क्या करेंगे? I1, I2 और I3 का मान निकालेंगे और उन मानों को हमें क्या करना है? यहाँ पर रखना है और रखने के पश्चात इसे सॉल्व करके हमें फिर यही I का मान चाहिए किसके पदों में? E और R के पदों में। तो इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये क्या होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये पास लेंगे A, E1, B और इसे CD कह दीजिए, CD और ये फिर से क्या आ जाएगा? A। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बंद पास कौन सा? A, E1, B, C, D। तो ये जो बंद पास है, और फिर से A लिख दीजिए, तो बंद पास A, E1, B, C, D, A में।
अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम या बंद पास का नियम क्या कहता है कि इस बंद पास का जो विद्युत वाहक बल, तो इसमें अब देखिए यहाँ पे हमने ये पास लिया, तो ये और ये इन दोनों को हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये जब बंद पास लेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है और वो क्या है, E। तो ये E1 हो जाएगा विद्युत वाहक बल। अब इसका मान किसके बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे तो धारा I है, I किस में जाएगी, आपकी R में जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, I इंटू कैपिटल R। उसके बाद में जब ये यहाँ पे धारा पहुँचेगी तो ये फिर से अपने भागों में टूट जाएगी। तो यहाँ पे जाएगी I1, यहाँ पे जाएगी I2 और यहाँ पे जाएगी I3। तो I1 प्रवेश करेगी किसमें, R1 में। तो ये हो जाएगा I1 इंटू क्या हो जाएगा R1 और बराबर आपका क्या हो गया E1। अब यहाँ से हमें मान चाहिए I1 का, तो देखिए I1 R1 बराबर ये चला जाएगा उधर, प्लस में है तो माइनस में, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा I इंटू कैपिटल R। तो यहाँ से I1 बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस IR और होल अपॉन में कितना आ जाएगा आपका R1 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे अगर हम भाग करके लिखें, डिवाइड करके, तो आ जाएगा E1 अपॉन क्या आ जाएगा R1 और माइनस का क्या हो जाएगा I और ये हो जाएगा आपका कैपिटल R अपॉन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, ये I1 का मान इस रूप में प्राप्त कर लिया। अब देखिए जैसे I1 का मान प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार हम काहे का मान लिख सकते हैं, I2 का मान। ठीक, तो I2 का मान क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार I2, तो I2 वाले में क्या होगा, E2 हमारा EMF हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा और ये I धारा का R में टुकड़ा होना IR ये हो जाएगा और यहाँ पे I2 इंटू क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I2 बराबर हो जाएगा I1 की जगह E2 की 1 की जगह E2 हो जाएगा, R1 की जगह R2 हो जाएगा माइनस I और ये क्या हो जाएगा R बटे में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, है ना, I3 बराबर इसी प्रकार से, तो I3 की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन हम लेंगे, ये जो पोर्शन है AE3BCDA। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल आपका E3 है, तो ये हो जाएगा E3 और बटे में क्या हो जाएगा R3 माइनस I इंटू R और अपॉन में क्या आ जाएगा R3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब समीकरण आपका जो है कौन सा, 2, 3 और 4, इससे हम समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखने पर, तो मान रखने पर देखिए क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये थ्योरी आपने नोट कर ही ली होगी, तो इस थ्योरी को इरेज करके हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख के आपको दिखाते हैं। तो देखिए जरा, अब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में पहले I1 का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस का IR बटे में R1 प्लस करके I2 का रखेंगे, तो E2 अपॉन R2 माइनस का IR और अपॉन में क्या R2 और I3 का मान रखेंगे तो E3 अपॉन R3 माइनस का IR और अपॉन में क्या हो जाएगा R3। तो देखिए इसमें E1 वाले टर्म अलग कर लीजिए और IR वाले टर्म कर लीजिए अलग। तो I बराबर ये हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस, देखिए IR इसमें भी है, IR इसमें भी, IR इसमें भी है, तो माइनस का IR अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3। अब इस पद को यहाँ पे ला के दोनों में I हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो देखिए क्या हो जाएगा I प्लस IR और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों में i जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 और ये i कॉमन चला जाएगा तो बचेगा r, और साथ में क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इज इक्वल में देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये टर्म यहाँ पे लिखना भूल गए थे तो ये तो इधर चला गया बराबर के इस तरफ, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3 ऑलरेडी लिखा रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए ये बराबर भी क्या हो जाएगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे क्या हो जाएगा R3। अब यहाँ से I बराबर क्या होगा, तो देखिए ये पूरा गुणे में है तो जो पद गुणे में होता है वो बराबर के उस तरफ जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो जाता है बटे में, तो बटे में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 और होल अपॉन में आपका हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमें क्या होगा, धारा का मान प्राप्त हो जाएगा इस केस में। अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि यदि क्या हो कि यहाँ पे जो 3 सेल हमने जोड़े हैं, 3 सेल की जगह क्या हो, n सेल हो, तो यहीं पे ध्यान दे दीजिए, यदि परिपथ में n सेल हो तो n सेल के होने पर क्या होगा, n सेल हो तब ध्यान दीजिए धारा I बराबर कुछ नहीं करना, 3 थे तो यहाँ पे 3 बार लिखा गया, जब n होंगे तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा En अपॉन क्या हो जाएगा Rn, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही ये 1 प्लस कैपिटल R ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। तो इस प्रकार से अगर n सेल होंगे तो n सेलों के लिए हमें ये फार्मूला प्रयोग करना होगा, और यदि इसमें 3 सेल हैं तो ये, अब 4 हैं तो 4 पद तक ले लेंगे, 5 हैं तो 5 पद तक ले लेंगे। इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा जितने भी सेल जोड़े गए हों उनका मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी की सहायता से अब जब भी जो भी सेल दिए जाएं, जिनका मान दिया जाए तो उनको जोड़ के हमें देखना होगा और मान रख के फिर आई का मान निकाल के देखेंगे कि उन्हें इस किस क्रम में जोड़ना फ़ायदेमंद है, उस हिसाब से जोड़ देंगे। तो आज का ये दूसरा लेक्चर, आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसके आगे का लेक्चर लेके, इसके आगे अब वही किरचॉफ के नियम मुझे पढ़ाने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो उन्हीं को हम लोग बिल्कुल ब्रॉडली उनका बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।